बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान की सेना के एक जवान को आपको हाथ नहीं लगा सकते। और ऐसे समय में उस भीड़ ने, जो कि इमरान खान की तरफ से प्रोटेस्ट कर रही थी, कोर कमांडर के घर पे हमला किया था। से इनको अकल आनी चाहिए थी, शुरू हो गया था। अब आप ये देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि वाकई आप देखिए कि जिस प्रकार का पंजाबी सुन्नी माइंडसेट पूरे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अदर बेल्टेड फोर्सेस, उनके एस्टेब्लिशमेंट में, उनकी गवर्नमेंट में पूरी तरह से छाया हुआ है। और इन लोगों ने बाकी चारों पांचों सूबों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट उनको दिया गया है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओजे के हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो या सिंध हो। वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी माइंडसेट और पाकिस्तान पंजाबी माइंडसेट चलता है। और उसकी वजह से बाकी सब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये अब उनको साफ पता पड़ना शुरू हो गया है, जिस प्रकार से ये हमले होने, ये हमले ऐसे। और ये कौन है? ये लोग वो नहीं है कि जो भीड़ आपने इकट्ठी कर ली है। ये लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक, क्योंकि देखिए जो सिंध प्रांत है वो 40% वहां पर पानी की कमी है, 40%। और 40% पानी की कमी होने के बाद अगर आप सिंधु रिवर का पानी 6 कनाल के जरिए चोलिस्तान में, ये जो कि सदर्न पंजाब है, वहां डाइवर्ट कर दोगे तो ये परसेंटेज जो कमी है 60% से ऊपर चली जाएगी। सिंध के लोग प्यासे मर जाएंगे। ये बात उनको समझ में आ रही है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भी उसी पंजाबी माइंडसेट से ग्रसित है, जिससे उनकी सेना ग्रसित है, जिससे उनकी पुलिस ग्रसित है, और सब लोग हैं। तो ये राजीव, मेरा मानना है कि इस बात को अब एक बलोचिस्तानी, एक सिंधी, एक पख्तून, एक पीओजेके का बाशिंदा, वो सब समझ चुके हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं पीओजेके का। ये एक किशनगंगा रिवर पे मंगला में एक डैम है, वहां पर बिजली पैदा होती है। वो बिजली, सारी की सारी बिजली, या 90-95% बिजली पंजाब चली जाती है। फिर वहां से वही बिजली वापस आती है 5-6 गुना महंगी होकर के। और वो जहां बिजली बन रही है, जिनके पानी से बन रही है, उनको वो बिजली 5 गुना ज्यादा पैसे से बेची जाती है। ये बातें अब उनको समझ में आ रही हैं। और अब देखिएगा किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के चारों तरफ इट इज गोइंग टू बी तालिबान, बलोचिस्तान, सिंधिस्तान और उनके खुद के हुक्मरान, ये सब मिलकर पाकिस्तान का, बिल्कुल मुझे लगता है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जी। और जो हम सोच रहे हैं राजीव, ये हमारे रहते ये होके आपने जो रहेगा बात कि कही और पाकिस्तान मैं नाम भी, की कोई चीज। आपने जो बात कही और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति की बेटी आसिफा के काफिले पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है जैसे वहां पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं हो। और पाकिस्तान शायद इसी चीज को, वो कहते हैं शुतुरमुर्ग को जब डर लगता है और डर को दूर भगाना चाहता है तो अपना सिर जमीन में छिपा लेता है, जैसे आसपास डर नहीं है। पाकिस्तान की भी वही हालत है। लेकिन मेरे साथ विनोद शुक्ला जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर। संजीव उनियाल साहब भी मेरे साथ आ गए, राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर। विनोद शुक्ला जी, भारत ने यूएन में जो जवाब दिया है अभी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने पानी रोके जाने के मुद्दे को लेकर बहुत कुछ कहते हुए वहां पर बात रखी थी। भारत की तरफ से साफ किया गया, पी हरीश की तरफ से, कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन की बात कर रहा है पाकिस्तान, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट के राइट्स का आधार लेकर वो नहीं चल सकता और किसी बारे में वो उस पर बात नहीं होगी। लेकिन सवाल वही, जैसा कुछ देर पहले हमारे साथ में सुरेश गोयल जी ने कहा था, सबको सब कुछ पता है, फिर भी पाकिस्तान को ढोया क्यों जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मतलब मैं ग्लोबल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल कम्युनिटी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और हर देश ये देखता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ से सर्व हो रहा है, और वो उसी इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए कई कई बार मजबूरी होती है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आए। और अगर आप इसको स्पेशली यूरोप और बाकी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारी चीज़ें साफ नज़र आती हैं। अब उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में नहीं जाते हैं कि पूरा का पूरा देश ही यूरोपियन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना था। वो एक लंबी डिबेट और एकेडमिक डिबेट हो जाएगी, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो बात यूएन में कही गई, या जो बात हम लगातार पिछले 50-60 साल से कह रहे हैं, उसकी सच्चाई यही है कि जो ह्यूमन वैल्यू या सिविलाइजेशनल वैल्यू लागू होते हैं बाकी देशों पर, या नहीं लागू होते हैं। ये टेररिस्ट को शरण देते हैं। इनके यहाँ टेररिस्ट अभी भी 3 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिनकी हम बात करते हैं वो इनके यहाँ शरण लिए हुए हैं। चाहे वो
जिनकी भी बात करें, हाफिज नाम सईद, ले लें। मसूद अजहर, जकीर रहमान लखवी, ये है ना। जी, जी, बिल्कुल। तो वो सारे हैं, उसामा के इनके यहाँ मारे जाने की बात है, एक और इस तरह के हैं। तो ये उस तरह का इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें एक बदलाव जो हम अभी देख रहे हैं और जो पहले होना चाहिए था, लेकिन करे। आप अपनी लड़ाई दूसरों के भरोसे नहीं लड़ सकते हैं, और भारत ने वो सीख लिया है कि हमको किसी का भरोसा नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लेकिन हम आपको इनकी असलियत बता देंगे। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो सबको समझ लेना चाहिए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो अकेले 2-3 देशों की यात्रा कर रहे जी। हैं। बाकी एक ग्रुप गया हुआ है। तो भारत के विदेश मंत्री कौन 3 देश जा रहे हैं? जर्मनी, जर्मनी। नीदरलैंड्स और डेनमार्क। जी। ये 3 देश जा रहे हैं। ये 3 देश क्यों जा रहे हैं? ये तीनों डिफिकल्ट नेशंस हैं। डिफिकल्ट इस सेंस में कि ये पाकिस्तान को आर्म और एम्यूनिशन सप्लाई करने वाले बड़े देश हैं। भारत इनको भी जाकर के बता रहा है कि आप जो है पाकिस्तान को अगर आर्म एंड एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये कहना कि ये ह्यूमन राइट्स की बात या सिविल राइट्स की बात, ये बेमानी हो जाता है, और आप इसको ग्लोबल थ्रेट के रूप में कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री वहां गए। ये हम इनको ग्लोबली एक्सपोज करेंगे, लेकिन तैयारी हमको अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि हम पिछली लड़ाइयों में किसी दूसरे का मुंह देखते रहे। इस बार हमने बिना किसी दूसरे देश पर भरोसा किए अपनी लड़ाई अपने बदौलत लड़ी, और पिछली लड़ाइयों की या पिछले जो अटैक्स या जो वॉर हुए हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें तो हम बेहतर इमर्ज किए हैं, हम बहुत बेहतर लड़ाई लड़े हैं। और ये जो नुकसान हम इस बार कर पाए हैं, जो पाकिस्तान को बता पाए हैं, वो बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की जा रही है। पूरे विश्व को इस मामले में बता देना है, और हमको अपनी तैयारी रखनी है। मुझे लग रहा है ये उसी दिशा में, उसी तरह से किया है। और जो आप कह रहे हैं कि इनसे कोई हम उम्मीद करें, इनसे उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आप ट्रंप का ही हाल देख लीजिए। जिस तरह से वो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, वो उससे ज़्यादा डिप्लोमेटिक फेल्योर किस यूएस जैसे देश का नहीं हो सकता है, या किसी राष्ट्रपति के तरफ से इस तरह की बात नहीं आ सकती है कि वो आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है, परसों कुछ बोल रहा है। और इससे ज़्यादा खराब बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान एक बड़ा रिसोर्सफुल और किस तरह के देश जिस तरह की तारीफ करे, ये सारी चीज़ें सिर्फ इनको काउंटर करने के लिए मुझे लग रहा है ये सारा कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई हमको खुद लड़नी होगी। जी, ये लड़ाई खुद लड़नी होगी, जैसी बात इस वक्त कह रहे हैं विनोद शुक्ला जी। संजीव उनियाल जी, बहुत सारी बातें निकल कर आने लगी हैं। मैं अभी बलूचिस्तान के 2 सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था कुछ दिन पहले ही, और उसमें से एक जर्नलिस्ट ने विद रिगार्ड मुझसे कहा कि आप लोगों को एक बात तो अब सीखनी होगी बदलते समय में। आप लोगों को बलूचिस्तान की हैसियत, बलूचिस्तान की जगह, पाकिस्तान के हिस्से बलूचिस्तान की जगह पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान कहना सीखने से शुरू करनी होगी। क्या ऐसा कहना उस बलोच एक्टिविस्ट का गलत था? और दूसरा, क्या अब जो बातें सामने आने लगी हैं कि पाकिस्तान एज कलेक्टिवली एक स्टेट के तौर पर अब उसका मौजूद रहना ठीक नहीं है, वो अपने फ्रेगमेंट्स में सामने रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा दक्षिण एशिया या एशिया के इस हिस्से से? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहले तो क्लैरिटी से अपने दुश्मन को पहचानना, हमारा दुश्मन कौन है। पहले की जो भी सरकारें रही हो, पहले की जो भी सल्तनत रही हो भारत में, उन्होंने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना। हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे स्तर के आपके पैनलिस्ट यहां पर मौजूद हैं। हमने अपने दुश्मन को कभी नहीं पहचाना, परंतु जब पहचान लिया एक बार, उस पहचान के बाद किस तरह से उसके चारों तरफ हर तरह से उस पे अटैक हो सकता है, बॉर्डर पर जाकर, आकाश में, पानी में, और राजनीतिक रूप से और डिप्लोमेटिक रूप से। इन सारी बातों को जब कॉम्प्रिहेंसिवली कोई सरकार अपने दुश्मन को समझकर आगे बढ़ती है, तो उसका नतीजा बहुत अच्छा ही रहने वाला है। और अब देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं कि जब आपने पहलगाम में इतना निशन, बिल्कुल इतना खतरनाक काम किया, उन लोगों का, सैलानियों का धर्म पूछ के उन पर अटैक किया, और उन अटैक करने के बाद पत्नियों के सामने
उनकी पत्नियों को मार देना और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बेहुदे शब्द यूज करना, तो ये बताता है कि किस लेवल तक उनके बीच मन में चल रहा था कि हमें कोई पहचानता नहीं, हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है। इतनी बड़ी सेना को ये दूध पिलाते रहते हैं, परंतु वो कभी तलवार उठाकर हमारे सामने आने वाली नहीं है। परंतु मुझे वो कवि की वो 2 लाइनें याद आती है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और उस संघर्ष को जब कार्यान्वित करा तो आपने देखा कैसे रिजल्ट्स आए, माद में जाकर मारकर आए उनको। इस तरह की पावर रखने वाली हमारी जो है वो मिलिट्री, इस तरह की आर्मी, इस तरह की एयरफोर्स और नेवी, इसको हम सलाम करते हैं। इसको जितनी भूरी भूरी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। और पूरे भारतवर्ष का उस दुश्मन पर एक साथ इकट्ठा होना, ये दोबारा से दिखाता है कि कितने बुज़दिल थे पाकिस्तान के वो टेररिस्ट, पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई। शाहबाज जी स्विमिंग कर रहे हैं, वीर उनको बता रहे हैं मुनीर जी कि अरे भैया 2:30 बजे अटैक हुआ, हमारे 9 जगह पे अटैक हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल चलाई गई, आकाश 1 2 3 ने हमें धाराशाही कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपने आप में हार थी उनकी, और राजनीतिक हार। तो जब इतने बड़े ऑपोजिशन पार्टीज के लोग हर देश में 100 से ऊपर देशों में जाकर अपनी बात को रखने का मादा रखते हैं, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। और जो एक भड़ास भारतीय लोगों के मन में थी कि हम क्यों नहीं जवाब दे पाते, हम क्यों दब जाते हैं, हम क्यों 32,000 किलोमीटर की जमीन चाइना को दे देते हैं, हम क्यों 93,000 सैनिकों को दूध पिलाते नहीं खीर खिलाते हैं, मुझे लगता है कि उसका प्रकटीकरण भी इस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और आज जब एक एक भारतीय भारत माता की जय बोलता है तो नजर आता है कि हम अपोजिशन में अपनी बात रखने के लिए संसद में लड़ सकते हैं, लेजिस्लेटिव पार्टीज में अपोजिशन रख सकते हैं, परंतु जब देश की बात आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। और एक लास्ट बात और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय आई&बी रिसर्च जो एक मकाम पर पहुंच गया, उसने चाइना को भी ध्वस्त कर दिया। आपने देखा ना किस तरह से चाइना की चीजों को खिलौनों की तरह, जिस तरह उनके खिलौने जो बच्चों ने नकार दिए थे, उस तरह से पूरा संसार उनके वेपन्स को जिस पर वो राज किया करते थे वो नीचे आने शुरू हो गए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सुरेश गोयल जी, मैं आपके पास आता हूं। विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं वो चीजों को बड़ा स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। शायद डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है कि ऐसा सधा हुआ रास्ता लेना चाहिए जिसको भविष्य में अगर किसी और रास्ते पे मोड़ा जाना चाहिए, जाना पड़े तो मोड़ा जा सके। लेकिन हमारे विदेश मंत्री अब बहुत क्लियर कट लाइन दे रहे हैं, उससे अलग हटने की कोई गुंजाइश नहीं हो रही। हम ये बात पूछना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा अभी उनियाल साहब कह रहे थे कि हमें अपने दुश्मन को पहचानना सीखना होगा। 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा और जितना संक्षेप में आप समझाएं, कौन ऐसा रहा भारत में जो अब तक नहीं पहचान पाया, और दूसरा, क्या हम अब तक ये भी नहीं पहचान पाए हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या फिर चीन से लड़ रहे हैं? देखिए राजीव जी, आपने सवाल पूछा है, आपने मेरे से कहा कि मैं संक्षेप में इसका जवाब दूं। मैं जितना संक्षिप्त हो सकता हूं मैं कोशिश करता हूं। अभी 2-3 चीजें कहूंगा मैं आपसे। पहली बात तो यह है कि ना खाली भारत में, विश्व में सभी जानते हैं कि भारत के खिलाफ कौन कौन है। इसमें हमारे को बताने की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, और नाम साफ साफ है। उनमें पाकिस्तान, चीन और मैं टर्की का भी नाम शामिल करना चाहूंगा। हालांकि टर्की से पहले हम बोलते रहे कि दोस्ती है, लेकिन टर्की ने सिद्ध कर दिया है कि उसकी दोस्ती इस्लामिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से है। हमसे दूसरे तरह दोस्ती होगी, लेकिन तो टर्की को शामिल करना चाहूंगा। बेसिकली चाइना, पाकिस्तान सब जानते हैं ये। जहां तक सवाल आता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, चाणक्य नीति के अनुसार सब तरह के तरीके होते हैं। आप पहले ही जो है लड़ाई वॉर लेकर के नहीं चले जाते हैं, साम दाम दंड भेद सारे रास्ते इख्तियार करते हैं। लेकिन हमने पहले जो रास्ते इख्तियार करके देखा कि कोशिश करी कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, संबंध अच्छे हो जाए, वो नहीं हो पाए हैं। तो अब खाली रास्ता ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से मैं लफ्ज भी काम में लेने वाला था, खत्म किया जाए। खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ा होता रखा जाए कि वो आगे से भारत से दुश्मनी नहीं कर सकी। ये चीज बहुत जरूरी है।
लड़ाई की अपनी एक जगह है और मैं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता हूं। लड़ाई के आगे हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान बार बार बाउंसेस बैक। तो जब पाकिस्तान बाउंस बैक करता है वो इसलिए करता है कि चाइना उसको मिलिट्री सप्लाई करता है, अमेरिका उसको मिलिट्री सप्लाई करता है, यूरोप से उसके पास मिलिट्री सप्लाई जाती है, टर्की से मिलिट्री सप्लाई जाती है। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान मिलिटरीली बार बार खड़ा होता है और दिक्कत खड़ी करता है। करना क्या है हमें? और मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, और मैं इस बार अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा एम्फेसिस के लिए। वी हैव टू टेल द वर्ल्ड एंड द कंट्रीज दैट इट इज टाइम फॉर देम टू चूज whose side are they on. Exactly. Are they with India or with Pakistan? India the fourth largest economy. ट्रेड करना है, कहाँ करना है? इकोनॉमिक पावर कौन है? आपका सामान कहाँ जाएगा? टेक्नोलॉजिकल पावर कौन है? आपको किससे दोस्ती करनी है? चूज कीजिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप ये एक बड़े मक्खन वाले लफ्ज सामने लिखते हैं कि दोनों बराबर है, ये करेंगे वो करेंगे। चूज कि पाकिस्तान फ्रेंड है या इंडिया फ्रेंड है। अगर इंडिया फ्रेंड है तो पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद करना बंद कीजिए। यही बात IMF के लिए अप्लाई करती है, यही बात UN के लिए अप्लाई करती है, वर्ल्ड बैंक के लिए, USA के लिए। चीन तरक्की करते रहेंगे, करते रहिए आप, लेकिन जो हमसे दोस्ती करने का दम्भ भरते हैं, दावा करते हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना बंद करें। बड़े स्पष्ट शब्दों में एम्बेसडर सुरेश गोयल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको चुनना होगा भारत या पाकिस्तान। हम बीच के रास्ते पर ना हम चलने के लिए तैयार हैं और ना हम चाहेंगे कि हमारे सामने बैठा हुआ जो भी देश हो वो चलने की कोशिश करे। मेजर जनरल अनुज माथुर, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ये भारत ने सीख लिया, ये अभी चर्चा में निकल कर आया, लेकिन क्या हमें बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि हम सीखे, हमने जवाब दिया, लेकिन हमने बहुत देर नहीं कर दी। राजीव देखिए, अब जो हो गया, जो बहुत देर अगर आप समझते हैं हो गया है, बहुत कैनॉट बी अनडन, उसके ऊपर हमें ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तमाम ड्राइवर्स को, एवरी सिंगल ड्राइवर ऑफ आवर नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर, हमने उसको प्रयोग में लाया है इस आतंकवाद के खिलाफ। मैं बार बार कहूंगा कि ये जो हमारा जो सिंदूर है ऑपरेशन हुआ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ था। और जो एम्बेसडर गोयल ने कहा है, बहुत सटीक बात कही है, उसमें बस थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहता था, फिर आई गेट बैक टू माय थिंग, कि वो ये है कि उनको चूज करना है इंडिया और पाकिस्तान में से, और उनको चूज करना है एक रोग स्टेट और एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी में से। ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि भारतवर्ष एक बहुत बेहतरीन फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, और ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस पूरे दुनिया में गए हैं, ये इस बात का सबूत है। जितनी बार भारत में पावर ट्रांजिशन हुआ है ब्लडलेस, किसी बार कोई परेशानी आज तक 1947 से आज तक कोई परेशानी कभी नहीं हुई। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्ट्रेंथ होती है राजीव। इसलिए हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसी मिलिट्री रूल्ड रोग पाकिस्तान चाहिए, और ये भी हमको हाईलाइट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से सिंधियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से बलोचों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से पख्तूनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से POJK को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान में उसने कदर फैलाया हुआ है। ये तमाम चीजें उभर करके सामने आएंगी, ये उनको बताना होगा। और जब ये दुनिया को वैसे पता है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं मालूम है, हर एक अपने अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति है जो 1000 स्टेटमेंट देता है और 999 वापस ले लेता है। तो ऐसे व्यक्ति का आप कुछ कर